अनुच्छेद 75 अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। माने सलाह कौन देंगे? प्रधानमंत्री ही देंगे। और करेंगे कौन? तो राष्ट्रपति। मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या ये सब पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, वही चीज दिया है। तो मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये कब कहा गया था? तो 91 संविधान संशोधन 2003, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। 15% से कम ना होगा चाहिए। 15% में क्या? इसमें 15% में प्रधानमंत्री रहेंगे? प्रधानमंत्री सहित 15% होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि प्रधानमंत्री को छोड़कर प्रधानमंत्री को लेकर, तो प्रधानमंत्री को लेकर 15% होना चाहिए, छोड़कर नहीं। पेज नंबर है 115। हाँ, दिल्ली में 10% अपवाद बताए थे। दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वो मंत्री अयोग्य हो जाता है। अगर कोई मान ली कोई मंत्री है, ठीक, अपना दल बदल कर लिया है, मैंने एक इस दल से उस दल में चल गया है, तो मंत्री कौन सी अयोग्य हो जाएगा? माने वो उस मंत्री मैंने पद पर नहीं रहेगा, प्लस में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य कौन जी समाप्त कर दिया जाएगा, दल बदल अगर करता है। लेकिन दल बदल में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उसमें शर्त है कि अगर 2/3 कर देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। इसका मतलब कि पार्टी में ही दिक्कत है। अगर 2/3 सदस्य भाग जा रहे हैं तो इसका मतलब कि पार्टी में ही दिक्कत है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मंत्रियों की पद की शपथ एवं जनमटे कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। क्या चीज? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एवं ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रधानमंत्रियों का चाहे जितना मंत्री होंगे वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति। ये सभी इन सभी का कार्यकाल फिक्स थोड़ा रहता है। प्रधानमंत्री सिफारिश कर देंगे कि इसको गृह मंत्रालय से हटा दिए तो हटा देंगे। कार्यकाल जैसे 5 वर्ष रहेगा, लेकिन हाँ। आगे है, संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन के सदस्य होने की अनिवार्यता। ये सब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अथवा वह इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा। मतलब अगर 6 महीना हो जाता है, मानते हैं कि कोई मंत्री है, ठीक, और किसी भी सदन का सदस्य नहीं, 6 महीना के अंदर 6 महीना के अंदर में अगर सदस्यता नहीं ले पाता है, माने 6 महीना जब पार कर जाता है तो वो मंत्री नहीं रहेगा। उस मंत्री पद से कौन सी, हाँ, किसी भी सदन से आप सदस्यता आपको 6 महीने के अंदर में लेना है। अगर नहीं ले पाता है तो फिर उस मंत्री को कौन सी पद से आपको हटना होगा? हाँ, हटना होगा। अयोग्य मतलब आज पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 88 इसमें दिया है, लेकिन आज पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 88, लेकिन कल से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 78, 79, 80, 81, 82, 83 सब इसमें नहीं दिया है आगे, इसलिए हम सोच रहे हैं आज 88 पढ़ दे रहे हैं। प्रत्येक मंत्री या महान्यायवादी के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी क्या होता है? तो पहला ये विधिक अधिकारी होता है। यह केंद्र सरकार का पहला कौन सी विधिक अधिकारी होता है। यानी कि केंद्र सरकार संबंधित जितना भी मामला जाता है, कोई भी राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से कुछ केस वस करती है तो उसका माने सुनवाई कौन देखता है? केंद्र की ओर से, तो महान्यायवादी ही देखता है। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में कहा गया, माने किया गया है। इसका अगर कार्यकाल देखिएगा तो 5 साल नहीं, माने इसका कार्यकाल फिक्स नहीं रहता है।
कहियो बरिस रही हाँ कईयों बरिस रह सकता है, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है कि ये किसी भी सदन में भाग ले सकता किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, बस वोट नहीं दे सकता है। वोट नहीं देता है। महान्यवादी जो है किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, बस वोट नहीं दे सकता है। इसको एक अनुच्छेद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 105 होता है जो संसद को विशेष अधिकार देता है, तो संसद का विशेष अधिकार भी इनको प्राप्त होता है। राष्ट्रपति के लिए ना होता है ना। हाँ नहीं, महान्यवादी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, वकील का बस वही प्रतिनिधि मतलब वही वकील होता है, जो जितना भी अगर केस जाता है वो केंद्र सरकार का केस वही लड़ता है अपने ओर से। ये महान्यवादी होता है व्यक्ति निजी माने निजी व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है। पैसा में वेतन थोड़ा मिलेगा। दिया जाता है, प्रधानमंत्री को से इसको वेतन दिया जाता है। संविधान में चाहते हैं कि वेतन तरह का भी दिखा। हाँ वेतन की चर्चा नहीं किया गया, लेकिन जब अनुच्छेद 76 में चर्चा कर दिया गया है तो इसका मतलब ये संवैधानिक पद है। और अनुच्छेद 76 में चर्चा कर दी मैंने जिसका अनुच्छेद में चर्चा हो जाता है वो संवैधानिक पद है। उसके बाद ये किसी सदन में कौन सी बैठ सकता है, बोल सकता है, ये चीज अधिकार जो है ना किसी भी सदन में बोल सकता है, बैठ सकता है, ये अनुच्छेद 88 में किया गया है। अनुच्छेद 88 में बस बोल सकता है। बोल सकता है, सरकार की तरफ से कुछ भी कर सकता है, कोनो भी सदन में जाकर बैठ सकता है, अपना जवाब किसी भी सदन में जाकर दे सकता है। लेकिन अगर वोट देने की बारी आ गई तो वोट ही नहीं दे सकता, क्योंकि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगर सदस्य रहेगा तब ना भाई किसी सदन में जाकर वोट देगा, जब किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो कहां से वोट देगा। उसके बाद इसमें पढ़ दे रहा है क्या क्या है। हाँ इसके एक योग्यता पूछता है, योग्यता क्या होना चाहिए। तो पहला नंबर की सब पीछे हम लोग पढ़ेंगे भारत का कौन सी नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि हाई कोर्ट में जन बाटे, हाई कोर्ट में है जज के तौर पर 5 साल, इसको न्याय बोलते हैं, न्यायाधीश ना। और हाई कोर्ट में अगर 10 साल एडवोकेट के तौर पर काम किया है। और तीसरा है कि राष्ट्रपति की नजर में, हाँ राष्ट्रपति की नजर में ज्ञान होना चाहिए, क्या चीज का, तो विधिक अधिकारी संबंधित। तीसरा का पहला है कि भारत का नागरिक होना चाहिए महान्यवादी। दूसरा का है कि हाई कोर्ट में 5 साल जज के रूप में काम किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि 5 साल माने क्या है, किसी एक राज्य में या किसी एक माने कोर्ट में, तो अलग अलग कहीं उसका 5 साल पूरा होना चाहिए। मानते हैं पटना 2 साल जज के रूप में काम कर दिया है, 3 साल मानते हैं इलाहाबाद काम कर दिया है, तो 5 साल हो गया ना भाई। जब 5 साल हो गया तो इस पद के लिए एलिजिबल हो गया है। उसके बाद है हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट के रूप में काम किया है। जो वकील केस लड़ता है ना, जैसे हम लोग केस हो जाता है तो जाते हैं ना अपना वकील रखते हैं, तो वही एडवोकेट जो है 10 साल कौन सी एडवोकेट के तौर पर उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद तीसरा राष्ट्रपति की नजर में वो अच्छा जानकार होना चाहिए, हाँ कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। इसके बाद है महान्यवादी की हेल्प करने के लिए होते हैं सोलिसिटर जनरल। सोलिसिटर जनरल कहल जाला सोलिसिटर के ना ऐसा अंग्रेजी देता है सोलिसिटर नहीं क्या, उसमें सोलिसिटर तुषार मेहता है। सोलिसिटर जनरल जो है अभी इस पद पर तुषार मेहता ही है। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए सोलिसिटर जनरल होते हैं। और इसका भी सोलिसिटर जनरल का भी सहायता करने के लिए एगो असिस्टेंट होते हैं, ASG यानी कि असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल भी होता है। ये सभी क्या होते हैं, तो ये विधि का जानकारी रहता है इनके पास। ये सब कौन जिनका सहयोग करने के लिए होते हैं। हाँ ऐसा फिक्स नहीं है, केंद्र सरकार कितना भी महान्यवादी रख सकती है, एक मुख्य यही रहेगा। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करेगा ना तो इससे गारंटी नहीं है, 10 रख सकता है। जैसे महान्यवादी है ना अटॉर्नी जनरल अभी कौन है,
वेणुगोपाल है ना, अगर इस हाँ आर वेंकट रमणी, ये सोलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल होते हैं, इनकी संख्या की चर्चा नहीं किया गया है। केंद्र सरकार मन करे तो 5 रख सकती है, मन करता है तो 10 रख सकती है, अब उसके ऊपर निर्भर करता है। ये वाला रहेगा महानिवादी एक ही रहेगा, लेकिन सहायता करने के लिए जो होते हैं वो एक मन कितना भी हो सकते हैं। जैसे सुनिए, मुख्य चुनाव आयुक्त में सुनते हैं ना कि एक मुख्य चुनाव होता है और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो अन्य आयुक्त में जिसे मुख्य चुनाव में चर्चा है कि नहीं, अन्य जो है 3 होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, लेकिन इसमें जो है महानिवादी एक ही होगा। लेकिन जो सोलिसिटर जनरल और असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल है, इसकी संख्या की चर्चा नहीं किया गया है। ये 200 हो सकता है, 15 हो सकता है, जितना रखना है केंद्र सरकार अपना रख ले। उसके बाद है प्रत्येक मंत्री या महानिवादी के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 88 के तहत किनको होता है, तो महानिवादी को होती है, महानिवादी के होती है। पहला नंबर यही जो है ना कि निजी व्यक्ति का भी केस लड़ सकता है। हाँ, अब भाई महानिवादी से अपना केस लड़ रहा है तो समझ लो कितना पैसा लेगा। अगर उसके सक्षम है, पैसा देने के सक्षम है, तो उसे अपना केस लड़वाइए। लेकिन इसमें एक और बात कहा गया है, हाँ भारत सरकार के विरुद्ध में केस नहीं लड़ सकता है भाई, निजी केस में भारत सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता है। इसे मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी वो भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिए हैं, तो वो तो भाई उसके पास तो पैसा की कमी नहीं है, कितना भी पैसा दे सकता है। तो अगर मानते हैं उसका केस है सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ, आई जाकर उसका केस लड़ देंगे, नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ आपको केस नहीं लड़ना है। एक ही व्यक्ति दोनों आदमी कैसे हो विरोध हो सकता है भाई? हाँ, कैसे लड़ सकता है? तो वही चीज है कि अब फिर विरोध में कैसे भाई बोलेगा? कोई केस लड़ता है तो 2 को विरोध में होना चाहिए ना, अपोजिशन, दोनों एक ही हो जाएगा। उसके निजी व्यक्ति के केस ये लड़ सकता है। उसके बाद उसे संसद की संयुक्त बैठक, संसदीय समिति जिसे वो सदस्य बनाया गया हो, बैठक में भाग लेने का अधिकार है। पहले ही बता दिए हैं कि कौन चीज, सब चीज कर देता है। एक और इससे क्वेश्चन एक और पूछता है, आज क्वेश्चन नहीं, हालांकि सेट में आया था एक दिन, कि अनुच्छेद 105 विशेषाधिकार, हाँ, जो संसद को जो विशेषाधिकार मिलता है, ये विशेषाधिकार महानिवादी को भी मिलता है। जैसे हम लोग अभी चर्चा में एक विषय था, मनेर के वो विधानसभा के भाई वीरेंद्र सिंह, वो फोन करके बोल रहे थे ना कि तुमको मालूम नहीं है, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं है कि प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो विशेषाधिकार है उन लोगों के पास। जैसे राज्य में विधानसभा के माने सदस्य का अधिकार है, वैसे ही संसद का भी 105 अनुच्छेद के तहत अधिकार होता है कि अगर सांसद लगा कर बोलना है, अगर सांसद बोल रहे, सांसद सुधाकर सिंह बोल रहे हैं, हाँ गलती किए थे, सुनिए, तो नहीं तो विधायक ना है, अब बिहार के लिए तो विधायक ना है, नाम बताओ आपका, विधायक हम बोल रहे हैं। ठीक है, सुनिए ना, जैसे मान सुधाकर सिंह यहाँ पर है ना, अगर डीएम के पास फोन करेंगे ना तो बोलेंगे हेलो सांसद, मैं सुधाकर सिंह बोल रहा हूँ, तभी दंड प्रणाम करेंगे, नमस्ते सर। हाँ, तो सुनिए, जब सुधाकर सिंह बोलेंगे ना तब ये अपन दंड प्रणाम जो प्रोटोकॉल होता है कि प्रणाम करना है, मान प्रोटोकॉल अंदर के क्या चीज होता है उतना नहीं जानते, बस जितना जानते उतना जानते कि प्रणाम करना है, जो भी चीज से संबंधित है उस समस्या का उनको निदान करना है। तो वो प्रोटोकॉल जो होता है महानिवादी को भी मिलता है, जो संसद को प्रोटोकॉल मिलता है वो प्रोटोकॉल महानिवादी को भी मिलता है अनुच्छेद 105 के तहत। मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व पढ़ना है। हाँ सुनिए, यही चीज बोल रहे हैं, कल बताएंगे लगातार 77, 78, 79, 80 पूरा सीक्वेंस में बता देंगे। हाँ 76, 88 ये बस महानिवादी संबंधित चर्चा है, इसलिए 88 के यहाँ पर चर्चा किया है। इसमें अनुच्छेद 105 की चर्चा नहीं किया, लेकिन हम जहाँ तक पढ़े उसमें जानते हैं कि 105 की चर्चा किया है। उसके बाद मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो पढ़े हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, तो लोकसभा के प्रति, जब व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के, और विधिक रूप से भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है।
मैंने इन सब का नियम नहीं दिया गया है कि मैंने उत्तरदायी होना ही है। मैंने कोई जवाब देने के लिए का लोग क्या बोलते हैं, अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं रहते हैं। लेकिन ये ब्रिटेन में है कि आपको जवाब देना ही है। अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो आपको जवाब देना है। मंत्रिमंडल की शक्ति और कार्य। राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। देखिए, एक होता है विधायिका और एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका से तो अभी हम लोग बात पढ़ना है। विधायिका मतलब कौन सी, नियम कानून बनाएगी। विधायिका मतलब नियम कानून बनाएगी। और कार्यपालिका का मतलब जो नियम कानून बनाई है वो कार्यपालिका को कौन सी पालन कराएगी। तो पालन कराने का काम कौन करेगा, जो राज्य में है, जैसे डीएम है। अगर प्रखंड लेवल पर देखिएगा तो सीओ वो होता है, वो कौन सी कार्यपालिका को कौन सी वो सत्यापन कराने के माने उस काम को कराने का आसान करता है। तो नियम कानून जो बनाने का काम कौन करता है, मंत्रिमंडल ने करता है, मंत्रिपरिषद ने करता है। उसके बाद कार्यपालिका को उसको निभाने का कौन काम करता है, तो जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं वो कार्यपालिका कौन सी मैंने निर्वहन करने के लिए वो जिम्मेवार होते हैं। जैसे अगर जिला के रूप में देखिएगा तो डीएम कार्यपालिका कौन सी निर्वाह कराते हैं। उसके बाद है मंत्रिमंडल के परामर्श से संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करते हैं। माने मंत्रिमंडल कौन सी है अपना सजेशन देगी कि इस व्यक्ति को कौन सी मनोनीत कर दीजिए, तो कौन सी राष्ट्रपति कर देंगे। हालांकि अब जो मनोनयन वाला प्रोसेस है वो समाप्त हो चुका है 104वां संविधान संशोधन के तहत। मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने किसके सिफारिश ले, तो मंत्रिमंडल से ही। मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण एवं करों का आरोपण। बजट का निर्माण कौन करेगा, तो जो मंत्रिमंडल होगा वही करेगा। प्लस में किस किस सेक्टर में कितना टैक्स लगाना है उसका भी निर्माण कौन करेगा, मंत्रिमंडल ही करेगा। अब पढ़ना है अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76। तो इसमें तो हम बता दें अटॉर्नी जनरल क्या क्या है, बस अब इसको परिचय दे रहे हैं क्या क्या है इसमें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायाधीश के पद का प्रावधान किया गया है। कहेगा कि महान्यायाधीश की चर्चा अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 76 में। जबकि विशेषाधिकार मैंने किसमें दिया गया है, संसद। सुनिए पहले क्वेश्चन, विशेषाधिकार ऐसे कहेगा ना, संसदीय विशेषाधिकार का अनुच्छेद 105 पेज नंबर 116। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायाधीश की नियुक्ति होती है या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होती है वो योग्यता इस महान्यायाधीश के पास भी होना चाहिए। उसके बाद यह भारत सरकार को विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। माने राष्ट्रपति बोल देंगे कि इस मामला पर हमको कौन सी सलाह दीजिए, चाहे इस मामला से संबंधित हमको जानकारी दीजिए, तो क्या करेंगे, वो जानकारी देने के लिए आइए है। उनका व्यवस्था इसीलिए किया गया है कि केंद्र सरकार कौन सी सारा विकेट से कौन सी महान्यायाधीश ही लड़ेगा। चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है ना कि पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है। पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य का मतलब है जिसका कार्यकाल फिक्स माने 5 साल रहता है उसको पूर्णकालिक सदस्य बोलते हैं। माने 5 साल नहीं, किसी का 10 साल भी होता है, किसी का 15 साल, कुछ भी हो सकता है। जिसका कार्यकाल फिक्स रहता है उसको पूर्णकालिक सदस्य बोलते हैं, जिसका कार्यकाल फिक्स नहीं रहता है उसको अपूर्णकालिक सदस्य बोल सकते हैं। बार वेंकट रमणी शक्तियां, अब इनके शक्ति क्या देगा, तो भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। भारत की किसी अदालत मतलब कौन सी, सुप्रीम कोर्ट हो के या हाई कोर्ट हो के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो के, किसी भी न्यायालय में कौन सी केस जाके लड़ सकता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंफर्म है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी कोर्ट में जाकर लड़ सकता है।
संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकता है, इनके मतदान देने का अधिकार नहीं है। मैंने किसी भी सदन की समिति में कौन सी जा सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकते, पहले ही बता दिए हैं। आगे मानवाधिक संसदीय विशेषाधिकार संसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 105 के तहत। कार्यकाल की समाप्ति, मान इनका कार्यकाल कब मैंने समाप्त हो सकता है, तो राष्ट्रपति इनको कौन सी हो सकता है पद से हटा दे। दूसरा का है कि राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप कर कौन सी अपना पद से हट भी सकते हैं अपने मन से, तो सौंप कर। दूसरा का है कि सरकार मंत्री परिषद द्वारा त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद कौन सी बोल देगी कि कौन सी आप इस पद से हट जाए, तो राष्ट्रपति कौन सी हटा देंगे। आगे पढ़ना है कल राज्य की कार्यपालिका शक्ति पढ़ने से पहले अब अनुच्छेद जितना 77 से लेकर 100 तक है सब उसको पहले पढ़ दिया जाएगा, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका शक्ति पढ़ा जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए इसमें अनुच्छेद की ज्यादा चर्चा नहीं किया है, क्योंकि ये बस पॉइंट देना चाहिए।